और बड़ी खबर, शाहजहांपुर केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। चिन्मयानंद को आज सुबह एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। चिन्मयानंद पर एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। चिन्मयानंद को आज सुबह ही, आपको बता दें, एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उससे पहले उनका मेडिकल भी कराया गया था, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आज ही उन्हें उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन से वो बीमार थे और पिछली रात ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी एसआईटी ने की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोग, हमारी एसआईटी की टीम गठित की गई थी और 2 अभियोगों पे विवेचना की जा रही थी। एक अभियोग एक पीड़िता ने लगाया था, जो स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध बलात्कार के मुकदमे थे, और दूसरा स्वामी चिन्मयानंद ने स्वयं एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा पीड़िता के खिलाफ और उनके कुछ साथियों के खिलाफ लगाया था। हम लोगों ने काफ़ी गहनता से इसकी विवेचना की और आज सुबह स्वामी चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया। उनका मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और उन्हें जेल दाखिल किया गया है। उसी प्रकार हमने 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध एक्सटॉर्शन की साजिश कर रहे थे और एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहे थे। उन तीनों को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। 850 पर अरेस्ट किया है घर से ही, और उनकी हालत बहुत दिन से क्रिटिकल थी। ऐसा नहीं है कि उनकी हालत 1 या 2 दिन से ही क्रिटिकल थी, उनकी हालत काफ़ी टाइम से क्रिटिकल थी। और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में थे वो घर पर भी। बार बार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते थे, उनका चेक होता था सारा, बीपी एक्सेट्रा, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनको प्रॉब्लम है। तो जब उनका चेक किया गया तो उनको क्रिटिकल माना गया और उनको फिर अब यहाँ पे लाया गया, और प्लस वहाँ पे उनका अरेस्ट भी किया गया, घर पे ही अरेस्ट किया गया। एसआईटी जो है, इनको जो है अब वहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर लाई थी, जो कि जिनका मुलजिम जैसे भी होते हैं उन लोगों का होता है, उस तरीके से जैसे उनका भी मुआयना हुआ है और रूटीन चेकअप हुआ है इनका, और ऐसा कोई ख़ास नहीं था। और उसका जैसे और लोगों का होता है कचहरी में जाने से पहले, उस तरीके से इनका चेकअप हुआ है। कचहरी में लोग जहाँ तक जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, ये एसआईटी वालों को पता होगा, मुझे नहीं पता। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, गिरफ्तारी का आधार क्या बनाया गया है? क्योंकि वीडियो आधार रहा, साक्ष्य मिटाने का उन पर आरोप है, या यौन शोषण का आरोप लगाया, धमकी देने का आरोप, क्या रहा आधार? देखिए, बिल्कुल अभी तक अर्पिता जो बात निकल कर सामने आई, उसमें इस बात का जो अब तक खबर आ रही है कि जो यौन शोषण का आरोप था उसको एसआईटी ने मेंशन किया, और ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने पीड़िता का यौन शोषण किया। एसआईटी ने ये बिंदु अदालत में दाखिल किया। इसके अलावा जो है, जो साक्ष्य मिटाने की बात है, वो उसको भी एसआईटी ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शाहजहांपुर जेल भेज दिया, और जहां पर उन्हें दाखिल भी कर दिया गया। और जिस तरह डीजीपी ओपी सिंह कह रहे थे कि 2 मामले में की विवेचना एसआईटी द्वारा की जा रही थी। एक जो पीड़िता की तरफ से शारीरिक शोषण का, यौन शोषण का आरोप लगाया गया था स्वामी चिन्मयानंद पर, जिस पर आरोप स्वामी चिन्मयानंद पर था, और उसके आरोप में जो है एसआईटी ने विवेचना की है। और वो एक तरीके से अब कहा जाए कि बात साफ हो चुकी है। जो यौन शोषण का आरोप था वो लगभग स्वामी चिन्मयानंद पर सिद्ध हुआ एसआईटी की जांच में, जिसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया। दूसरी तरफ उन 3 लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, जिन्होंने स्वामी चिन्मयानंद से एक्सटॉर्शन की मांग, यानी फिरौती की मांग की थी। तो 2 मुकदमे की विवेचना के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं, पहला यौन शोषण का आरोप जो पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद पर लगाया था, जो वीडियो जारी किए गए थे 43, और जो छात्रावास से साक्ष्य मिटाने की बात थी, तो चिन्मयानंद पर 2 आरोप जो है वो लगभग साबित हो चुके हैं। एक तो यौन शोषण का आरोप, दूसरा साक्ष्य मिटाने का आरोप, जिसके आरोप में उन्हें जेल भेजा गया। तो वहीं दूसरा मुकदमा जो है, जिसकी बात डीजीपी कर रहे हैं अर्पिता, जो एक्सटॉर्शन 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी स्वामी चिन्मयानंद से, उसमें 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अजीत बने रहिए आप हमारे साथ। तो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये जनता पत्रकारिता की ताकत थी कि एसआईटी को भाजपा नेता चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एक ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत शर्म की बात है कि इतने दिन तक चिन्मयानंद को अरेस्ट नहीं किया गया। अब जब पूरे देश का दबाव बना, तब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अरेस्ट किया है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी सदस्यता से उन्हें कब बेदखल करेगी।
क्या है कि देश का कानून बस इन पर ही नहीं लागू होता है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत देखिए, अब दूसरा सवाल अब ये उठ रहा है इस गिरफ्तारी के बाद और 14 दिन जेल भेजने के बाद कि आखिरकार बीजेपी स्टेप क्या लेती है, उन्हें पार्टी से बेदखल कब किया जाएगा? देखिए, अभी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अर्पिता बोलने को तैयार नहीं है। कई लोगों से बात की गई तो इस पर अभी किसी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश जरूर जारी है कि बीजेपी अपना रुख कम से कम साफ करे। क्या और नेताओं की तरह, जिस तरह कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने बाहर किया था, क्या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की तरफ से कोई बयान आता है कि स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी, उन्हें पार्टी से निष्कासित करती है या नहीं करती है? बीजेपी ने अभी इस पर अपना कोई रुख साफ नहीं किया। हालांकि जो सरकार के प्रवक्ता हैं या जो बीजेपी के प्रवक्ता उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि अब चिन्मयानंद पर जो यौन शोषण का आरोप था वो लगभग साबित हो चुका और एसआईटी ने इसी को आधार बनाया है कि यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया था उसी आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है और अदालत में पेशी के बाद उन्हें शाहजहांपुर की जेल भेज दी। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा, इस बात का इंतजार करना होगा अर्पिता कि आखिर बीजेपी क्या कार्रवाई करती है। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है अदालत के दबाव में, 23 सितंबर को ये रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना है एसआईटी को कि आखिर क्या कार्रवाई हुई पीड़िता के आरोप पर। तो निश्चित तौर पर चिन्मयानंद की मुश्किलें तो बढ़ गई, अब बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि कब वो चिन्मयानंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अर्पिता, बिल्कुल, तो यौन शोषण मामले में चिन्मयानंद को जेल भेजने के बाद इस पर अब राजनीति भी जो है वो तेज हो गई। एसआईटी गठन होने का बाद 11 घंटा उस लड़की से जो विक्टिम से पूछताछ किया गया और विक्टिम को फिर बताना पड़ा कि सारे एविडेंस, सारे मेरे बयान का बावजूद भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, मैं क्या खुदकुशी कर लूं। इतनी मतलब बहुत ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, उसके बाद जाके कोई एक्शन लिया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है, देखिए ये सवाल तो हमेशा रहेगा। कल तक वो हॉस्पिटल की सैर कर रहे थे, गिरफ्तारी के बाद क्या कार्रवाई होती है उसको देखना होगा। चिन्मयानंद के खिलाफ 14 पन्ने की एफआईआर जो उस छात्रा ने दी है उसमें कोई एक घटना का उल्लेख नहीं है, बल्कि ये चिन्मयानंद छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ अपराध करने वाला एक सीरियल ऑफेंडर जिसको कहते हैं, लगातार इसने काम इस तरह का किया है। गृह राज्य मंत्री रहते हुए भी इसके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। तो इसलिए बहुत संगीन मामला है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए किस तरह से इसने छात्राओं का, अपने विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का शोषण किया है। पर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर योगी सरकार को चिन्मयानंद के मामले में घेरा। उन्होंने लिखा कि जन दबाव में ही सही चिन्मयानंद को आखिरकार गिरफ्तार तो किया गया, देर से ही सही अपनी हल्ला करने वाली ट्रोल भीड़ की फर्जी दहाड़ को नहीं सुना और हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले अपराधी के विरुद्ध कानून का डंडा चलाया। राम राज्य आदर्श हो तो राम का नाम बदनाम करने वालों के साथ नहीं होना चाहिए। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बच्चा चोरी के आरोप में गांव के लोगों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि तीनों लोग बाल संरक्षण गृह के कर्मचारी थे और उस इलाके में किसी कार्रवाई के लिए गए थे। गांव के लोगों ने बिना उनकी पहचान किए उन पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। गांव के लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं पुलिस ने मारपीट के आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश फिलहाल पुलिस की तरफ से जारी है। गुजरात के राजकोट में अवैध शराब बनाने की भट्टी पर छापेमारी की गई। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी एक घर में अवैध शराब बनाई जा रही थी। न्यूज़ 18 की टीम ने इस अवैध शराब भट्टी के बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद वहां छापेमारी की गई। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल गुजरात में शराबबंदी जिसके बाद भी अवैध शराब यहां पर बनाई जा रही है। भट्टियां यहां पर मिली, न्यूज़ 18 की टीम को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची।
तो स्थिति वैसी ही पाई जैसे टीम ने जानकारी दी थी। वहां पर धड़ल्ले से अवैध शराब बनाई जा रही थी। दरअसल ये एक घर की तस्वीरें जहां पर अवैध शराब बनाई जा रही थी। काफी वक्त से ये काम ऐसे ही यहां पर चल रहा था। गुजरात के राजकोट की तस्वीरें जहां पर अवैध शराब बनाने की भट्टी पर ये छापेमारी की गई है। गुजरात में शराब बंदी के बाद भी एक घर में ये अवैध शराब बनाई जा रही थी। पहले इसकी जानकारी न्यूज़ 18 की टीम को मिली। टीम ने ये जानकारी तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और ये सच पाया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुछ लड़कों ने हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। गाजीपुर के सदात थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल एक मामले की जांच के लिए मैधैया गांव पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस वालों ने बिना हेलमेट की बाइक पर जा रहे लड़कों को रोका और इसी बात को लेकर दोनों लड़के भड़क गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। नीली कमीज पहने लड़का तो कांस्टेबल से हाथापाई करने लगा, जबकि दूसरे लड़के ने पुलिस वाले के से हेलमेट छीनकर फेंक दिया। दोनों पुलिस वालों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। अब पुलिस हमला करने वाले दोनों लड़कों की तलाश कर रही है। गांव में जांच पूरी करने के बाद जांच का जो आरोपी था उसको लेकर सब इंस्पेक्टर जो स्वयं हेलमेट लगाए हुए थे, हेड कांस्टेबल जो पीछे बैठे थे जाते समय हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, वो आरोपी की मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। उसी समय जिस स्थान पर उन्होंने चेकिंग की थी वहाँ पर वो दो लड़के प्लस उनके साथ के कुछ लड़के मौजूद थे और उन्होंने इस हेड कांस्टेबल के साथ इस बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। इस संबंध में वीडियो के आधार पर लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक लड़का पहाड़पुर का चिन्हित हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और हेड कांस्टेबल से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में एक इमारत का आधा हिस्सा गिर गया। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जो थी वो काफी पुरानी थी, जिसकी वजह से उसका ये हिस्सा गिर गया। कई लोग अभी इसमें फंसे होने की आशंका है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग भी फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बड़ी ही सावधानी से मलबे को हटाने का काम भी वहां पर चल रहा है। क्रॉफर्ड मार्केट यहाँ पर जो इमारत का एक हिस्सा गिरा है, जिसके बाद अभी लोग वहां पर फंसे हैं और उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त स्थिति क्या है? कितने लोग अभी वहां फंसे हो सकते हैं और कितना वक्त लगेगा अभी इनको निकालने में? गायत्री, देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि ये 5 मंजिला इमारत है जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। हालांकि जो बीएमसी अधिकारी और जो मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस इमारत को, ये जर्जर हालत में इस इमारत को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और इस इमारत में कोई भी नहीं रहता था। राहत की बात यह है कि अभी भी किसी मलबे में फंसे होने की जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिल पा रही है। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो बीएमसी के तमाम अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके। अगर अपने कैमरे राजेश से बोलूँ फिर से आप देखते हैं कि जो 5 मंजिला जो इमारत है उसका आधा यानी कि आधी इमारत है वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस पूरे इतने बड़े हादसे में किसी के घायल या किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि पुलिस ये भी और जो बीएमसी का ये भी वेरीफाई करने की कोशिश करे कि शायद जो राहगीर है वो शायद नीचे से गुजर रहे हो, उनको कोई चोट या वो तो नीचे दबे हुए हैं या नहीं, इसकी जानकारी चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको और नजदीक से दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर ये पूरी इमारत का हिस्सा गिरा हुआ है और हालांकि वो पुलिस यहाँ पे मौके पर मौजूद है, बीएमसी के अधिकारी करेंगे कि इतने बड़े हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। तो आप गायत्री समझ सकते हैं कि बड़ा हादसा होते होते चल गया है। और अगर आप इस इलाके की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है वो पूरा इलाका कॉमर्शियल इलाका है, क्रॉफर्ड इलाका है और यहाँ पर जैसे दिन चढ़ता है काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। पूरा मार्केट इलाका में दूसरी तरफ कहने से मुझे ये पूरा कॉमर्शियल इलाका है, छोटी छोटी दुकानें और यहाँ पर हर समय सैकड़ों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन बारिश होने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम थी और राहत की बात यह है कि जब ये इमारत का हिस्सा गिरा उस समय 11:05 में ऑफिशियल कॉल आया था कि जब ये इमारत का हिस्सा गिरा था उस समय आसपास इमारत के कोई भी नहीं था और पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो स्टील्स है और जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो थरथरा के नीचे गिर चुका है। लेकिन राहत की बात है कि इतने बड़े
हादसे में किसी के घायल होने की या किसी के मलबे में दबे होने की जो जानकारी वो नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके ताकि जो रोड पूरी से ब्लॉक कर दी है उसे सुचारू रूप से ठीक किया जा सके। लेकिन विवेक, यहाँ पर सवाल देखिए यही खड़ा होता है क्योंकि जो बिल्डिंग्स बहुत जर्जर अवस्था में है, खासतौर पर मुंबई में जो बिल्डिंग काफी पुरानी है उनको मॉनिटर करना चाहिए। ये नियम है कि उसको या तो तोड़ दिया जाए या उसे वहां से हटा दिया जाए या लोगों को वहां ना रहने की बात कही जाए, लेकिन ऐसे मापदंड जो है उसको पूरा करते हुए बीएमसी वहां नजर नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल सही कर बेटा, आपने देखिए हर बार ये हादसा होता है और ऐसा नहीं कि मुंबई में पहले बार ये हादसा हुआ, इससे पहले भी पूरी अगर मानसून की बात करें 3 से 4 महीने में ये दूसरा या तीसरा बड़ा हादसा है। हालांकि ये जो इमारत के लिए इसे जर्जर हालत में डिक्लेयर कर दिया गया था। डेलिब्रेटेड बिल्डिंग बीएमसी बाकायदा नोटिस लगा चुकी थी, उसके बावजूद भी इसका बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात है कि ये जब ये हादसा हुआ था तो सड़क के किनारे और सड़क के आसपास कोई नहीं गिरा था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो पूरा हिस्सा आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े जो मलबा है वो सीधे सड़कों पर गिरा है और ये ऐसी सड़क है जो काफी ज्यादा कंजेस्टेड इलाके में है। क्रॉफर्ड मार्केट है, पूरा इलाका कॉमर्शियल है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बोलूँगा, आप देखते हैं कि जो दुकानें हैं वो पूरा कॉमर्शियल इलाका है। हर समय यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बिल्कुल, यानी क्या बीएमसी और उनके अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा हादसा हो, उसके बाद इन इमारतों के बारे में जांच की जाए, देखा जाए कि जर्जर है या नहीं है, गिरने के बाद हादसे का इंतजार क्या बीएमसी कर रही है? एक बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। शाहजहांपुर यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को एसआईटी ने उनके आश्रम से गिरफ्तार किया। 14 दिन की जेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स घटाया। कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ाया गया, सरचार्ज भी खत्म किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी तेजी, 1800 से ज्यादा अंकों की उछाल। पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान ने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के विरोध के लिए चंदे का लिया सहारा। फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांग रहा है फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटा पाकिस्तान। घुसपैठ के लिए कश्मीरियों जैसे दिखने वाले अफगान लड़ाकों को आतंकी संगठन में कर रहा है शामिल। आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यतीम खाने की जमीन हड़पने की शिकायतकर्ताओं ने केस वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के बाद आई बाढ़ का कहर, 2 लोगों की मौत की खबर। 900 से ज्यादा विमानों की उड़ानें रद्द की गई। केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। रात स्वामी चिन्मयानंद को अस्पताल से रिलीज किया गया था और एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया।